बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो पास्ट वीक में नॉर्मलाइजेशन की जितनी भी टेक्निक्स थी वो हमने देख ली हैं जो इस कोर्स के स्कोप में शामिल थी। अब इंशाल्लाह हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से की जाती है डीबी जो भी डिजाइन हमने किया हुआ होता है। अभी हम जो नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो हमने ये देखा था कि जो गुड डिजाइन है वो किस तरह से बनाया जाता है, तो हमने डिजाइन एलिमेंट पे काम किया था। अब जो हम पोर्शन कवर करने जा रहे हैं वो पोर्शन डील करता है आपकी जो डिजाइनर है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। सो नॉन टेक्निकल में हमारे पास जो है वो आपका क्लाइंट भी आ जाता है या आपके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है। और टेक्निकल में जो है वो आप आ सकते हैं जो आईटी के आपके लोग होते हैं जिन्होंने डिजाइन बनाया होता है या उसका नॉलेज रखते हैं। तो हम जो जिस आइडिया को कवर कर रहे हैं वो ये कि जब इन दोनों की आपस में डिस्कशन होती है, क्लाइंट जो है वो आपको रिक्वायरमेंट बताता है और जो स्टेक होल्डर्स हैं और आपके जो उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप टेक्निकल डिजाइन कोई डेटाबेस का क्रिएट करते हैं तो उसकी डिस्कशन के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी किस तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकें ताकि वो हम नॉन टेक्निकल लोगों के साथ भी शेयर कर सकें और आपस में गुफ्तगू करके जो भी प्लस माइनस हैं वो वहाँ पे किए जा सकें, तो रिक्वायरमेंट जो है वो मजीद पॉलिश हो सके। तो ये जो आइडिया है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने बेसिकली स्टडी करनी है कि वो क्या है। सो इसी जो कंसेप्ट को जो नाम दिया जाता है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का क्या मतलब है कि आप अपनी जो है वो एंटिटीज को डिफाइन कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो भी केस स्टडी होगी उसमें पहले आपको ये मालूम करना होगा कि कितनी एंटिटीज हैं। फिर दूसरी बात है कि वो एंटिटीज आपस में क्या कैसे रिलेट कर रही है, उनका क्या रोल है। जैसे मे बी प्रोफेसर जो है इट टीचेस अ क्लास, तो अब प्रोफेसर और क्लास ये दोनों एंटिटीज तो हैं लेकिन इनके दरमियान में रिलेशन क्या है कि प्रोफेसर जो है वो टीच करता है क्लास को। तो हम ये सारा कुछ अपने केस स्टडी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसको एक डायग्राम की शक्ल देते हैं या एक मॉडल की शक्ल देते हैं जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कह दें या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कह दें, कुछ भी, मतलब इसके कई नाम हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, वो आप कह सकते हैं। अब इस ईआर मॉडल की मल्टीपल नोटेशंस और मल्टीपल फॉर्म्स और डायग्राम्स आपको इंटरनेट में मिलेंगी, लेकिन हम इसके कुछ फ्लेवर्स ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे हमने आइडिया पहले एक लिया कि जो डेटाबेस को कम्युनिकेट करना होगा दूसरों के साथ, यानी आपने डिजाइन तो कर लिया है लेकिन किसी और को समझाने के लिए अब वो ये तो नहीं करेगा कि आपका डीबीएमएस खोल के इसमें आपके सारे टेबल्स देखना शुरू करे, फिर दूसरा टेबल खोले, फिर उसके कॉलम्स रीड करना शुरू करे। तो उसको तो ये चीज जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और शायद समझ भी नहीं आएगी और ओवरली कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल हो जाएगी। तो हमने अगर अपने स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स और दूसरी टीम्स हैं, कोई भी टीम्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि आपकी अपनी टीम हो सकता है लाहौर में बैठी एक टीम काम कर रही हो, एक कराची में जो है वो बैठी काम कर रही हो, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए डेटाबेस के मुतालिक, तो उसके सिलसिले में भी हमें ये जो डायग्राम्स हैं, जो ईआरडी डायग्राम्स हैं, वो हेल्प आउट करते हैं। और साथ ही साथ हमें इवन एक सिंगल क्विक लुक के अंदर आइडिया हो जाता है कि जो डिजाइन बना हुआ है वो किस तरह का बना हुआ है, तो उसमें कोई चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सो वही बात है, डिस्कशन है कि जो हमें डेटाबेस डिजाइन की जरूरत क्यों महसूस होती है, इसलिए ताकि हमें इसको फाइनली स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर अप्रूवल आ जाए। ठीक है, मेन बात है कि आपने क्लाइंट से क्योंकि आप जब डायग्राम बना रहे होते हैं, एंटिटीज डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स मेंशन कर रहे होते हैं, तो आपने हो सकता है 8 एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड कर दी हो, लेकिन आपको क्लाइंट से डिस्कशन के बाद पता चले कि ये तो 5-6 चीजें इसमें आप मिस कर गए हैं, ये भी ऐड होनी थी, एक आप मिस कर गए हैं, इसको भी ऐड होना था। तो एक रिप्रेजेंटेशन शेयर करने से ये होता है कि आपको बाद में जाके मसले जो है वो नहीं आते। ठीक है, तो हमें क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, हमें ज़ाहिर है ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी एंटिटीज जिनको हमने मॉडल करना है उनको आपस में रिलेट कैसे करना है। दूसरी बात ये कि इनके दरमियान में कॉन्स्ट्रेंट्स किस तरह की एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप अगर जीपीए का कॉलम बनाते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि जीपीए का कॉलम जो है वो 0 से 4 के अलावा कहीं वेरी नहीं कर सकता।
तो एक तो ये कॉन्स्टेंट भी हो गई, इसके अलावा कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट हो गई कि अ, एक क्लास को हो सकता है दो टीचर्स पढ़ा सकते हो, ये उसने फिक्स कर दिया है। मिनिमम एक पढ़ा सकते हो, मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा ना पढ़ा सकते हो। तो इस तरह की जो कार्डिनलिटी है वो भी हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर ये देख सकते हैं कि अच्छा डिजाइन जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि इस ईआर डायग्राम्स के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं फॉर्म्स। हो सकता है कहीं पे आप एट्रीब्यूट के डबल सर्कल लगा रहे होंगे, तो वहां पे आप डबल सर्कल नहीं लगा रहे होंगे, उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कहीं पे डॉटेड लाइन से शो हो रहा होगा, कहीं पे रेक्टेंगल से शो हो रहा होगा, कहीं पे जो है वो आपका किसी और तर्ज पे या मे बी ओवल शेप में शो हो रहा हो। तो मल्टीपल फ्लेवर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ को एक्सप्लोर करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दूंगी, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे। ओके, सो इस सेक्शन में पहले हम एंटिटीज के रिलेशनशिप के मुतालिक पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे हमने तफसील से बात की है कि 3 फेजेस में जो है ना वो आपका डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है, और ये आइटरेटिवली हो रहा होता है, बार बार हो रहा होता है। आप पहले ये देखते हैं कि क्या स्टोर करना है, इसको किस तरीके से स्टोर करना है, इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, इस डाटा के साथ अपने करना क्या है, और इस डाटा को एक्सेस कौन करेगा। ये सारी बातें हम शुरू में क्या कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं, और खुद आपस की डिस्कशन से जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं ये मसले। फिर जो है ना इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ जो है वो हम शामिल नहीं होते, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं, तभी रिक्वायरमेंट फाइनल होती है। क्योंकि मेन आइडिया तो आपको आपके क्लाइंट ने देना होता है, जिस तरह से वो अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाह रहा है, जिस जगह पे वो करना चाह रहा है उसका नॉलेज उसको ज्यादा है। तो इसलिए उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा जो आपके साथ बात कर रहा होगा, या वो खुद शामिल होगा, और आप इस फेस में मिल के पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वंस जब आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब हो जाती है, फिर आप उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं, एक हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं। डोट के डेटाबेस आप देखना चाहते हैं कि वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रही है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की होनी चाहिए। ये जो कंसेप्चुअल जो डिजाइन है ना, यहाँ पे आपकी ईआर डायग्राम्स आती हैं कि ये इस तरह की होनी चाहिए कि आपको भी समझ में आ जाए और जो नॉन टेक्निकल लोगों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि आपने क्लाइंट से बातचीत की है, ये डायग्राम बनाई है, फिर आपने उसको दिखाया है, और फिर उससे बातचीत की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या इटरेशन में चलती जाएगी। अच्छा, फाइनली फिर ये है कि आपके पास जो है जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, तो आप लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, उसके सिक्योरिटी वगैरह के जो मसले हैं वो देखते हैं कि किस तरह से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पे चला जाता है। और पहले दो जो है वो आपके इम्प्लीमेंटेशन ही होता है, ये डिस्कशन होती है और ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये फाइनली इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब ये इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल क्या हो रहा होता है, ईआर मॉडल और जो भी डायग्राम्स आपने बनाई हैं। क्योंकि आप जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, फिर ईआरटी डायग्राम बनाते हैं, वो अगर फाइनल हो गई हैं आपकी, तो फिर आप जाके उसी ईआरटी डायग्राम को देखते हुए, क्योंकि आपकी एट्रीब्यूट्स का काउंट भी डिफाइन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप जो है वो अपना लॉजिकल डिजाइन जो है वो बना रहे होते हैं। तो इस सब के लिए आपको इस डायग्राम की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है, अब आपको नाम मैंने बड़ी दफा ले लिया, लेकिन पता नहीं चला कि ये आईडी डायग्राम है क्या। सो लेट्स से कि आपके पास एक नोटेशन, जो कि क्योंकि इसको जो है वो 1976 में पीटर चैन, मेरे ख्याल से पीटर शैन, इसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था अपने एक पेपर में। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल हुई थी वो ये कि जो भी आपकी एंटिटीज होंगी वो इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में शो हो रही होंगी। तो जैसे प्रोडक्ट और कंपनी हमारी दो एंटिटीज हैं, और इनकी जो एट्रीब्यूट्स होंगी वो आप इस तरह से ओवल शेप ओवल्स के साथ जो है वो अटैच करेंगे अपनी एंटिटीज के साथ। जैसे इस प्रोडक्ट की एक है प्राइस है, उसका नेम है और उसकी कैटेगरी है। इसी तरह से कंपनी का जो है वो उसका नाम है, और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो है वो हो सकती हैं। लेकिन साथ ही इसमें फिर ये है कि प्रोडक्ट की जो प्राइमरी की कौन सी होगी उसको अंडरलाइन किया हुआ है। सो जो पी के एट्रीब्यूट होगी वो अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से जितनी भी आपकी एंटिटीज आती जाएंगी वो जुड़ती जाएंगी। अब इन दो एंटिटीज के दरमियान में क्या रिलेशन है, वो ये कि प्रोडक्ट मेक्स कंपनी। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेक्स कंपनी नहीं है, ये उल्टा है, सॉरी, कंपनी मेक्स प्रोडक्ट के कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को बनाती है। अब ये रिलेशनशिप क्या बात कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है
कि इन दोनों एंटिटीज ने आपस में किसी तरह से लिंक होना है, क्योंकि अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो मे बी हमें प्रोडक्ट के टेबल में कहीं कंपनी की आईडी भी हो सकता है सेव करने की जरूरत पड़ जाए। तो बेसिकली ये दोनों लिंक हो रहे हैं और समहाउ इनको किसी तरीके से किसी एट्रीब्यूट या मे बी इवन किसी रिलेशन के साथ लिंक जो है वो होना होगा इवेंचुअली। तो ER is actually a visual syntax for DB design, यानी विजुअल है, विजुअल यानी कि शक्ल है, which is precise enough for technical points but abstracted enough for non-technical people। यानी कि इतना होना चाहिए कि टेक्निकली वो बिल्कुल ठीक हो, टेक्निकल सारी बातें उसमें कवर हो जाए, प्राइमरी की फॉरेन की टाइप वगैरह की इंफॉर्मेशन भी हमें नजर आ रही हो, लेकिन इतनी एब्स्ट्रैक्ट जरूर हो कि नॉन टेक्निकल जो बंदा है वो भी उसको समझ सके। जैसे अब ये जो शक्ल है, ये मेरे ख्याल से कोई भी आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो पहली लुक में देख सकता है कि प्रोडक्ट की प्राइस की बात हो रही है, प्रोडक्ट के नेम और कैटेगरी की बात हो रही है, और मेक्स का लफ्ज इतना क्लियर है कि वो बता रहा है कि ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट तो हमने देख लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि ये बहुत ज़्यादा, ये जो आर्टिकल है जो 1976 में हुआ था, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, यानी कंप्यूटर साइंस के एरिया में छोटी बड़ी कंपनी सारी जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं अपने जो भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग में। अब एग्जाम्पल जो हमने देखी थी उसी को थोड़ा सा और तफसील से देखते हैं। सो प्रोडक्ट और कंपनी में मेक का रिलेशन है, और कंपनी में स्टॉक प्राइस की एट्रीब्यूट भी ऐड और मजीद ऐड हो गई है। और इवन कि अब ये भी देखें कि अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की भी कोई एट्रीब्यूट हो सकती है। जैसे मैंने कहा था ना कि इन दो एंटिटीज ने कभी ना कभी जाके लिंक होना है, क्योंकि इनके दरमियान में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर कंपनी मेक्स दी प्रोडक्ट, तो हम ये भी तो बात है कि इस रिलेशनशिप में कब से वो प्रोडक्ट बना रही है। तो हो सकता है कि इन दोनों को लिंक करने के लिए कोई टेबल हो जिसमें कंपनी आईडी हो, और कंपनी आईडी के बाद जो है वो हो सकता है प्रोडक्ट आईडी हो, और साथ सेंस का एक एट्रीब्यूट और मेंशन हुई हो कि कंपनी नंबर 1 प्रोडक्ट आईडी 2 को 1940 से बना रही है, लेट्स। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। इसी तरह से हमारे पास पर्सन की एट्रीब्यूट अगर ऐड हो जाती है तो उसमें एड्रेस, नेम और उसका एसएसएन आ जाता है, और उसकी एसएसएन की है। तो ये प्रोडक्ट के साथ कैसे रिलेट हो रहे हैं कि पर्सन इज बाइंग द प्रोडक्ट, यानी में भी कोई ऐसा फिर से कोई टेबल ऐसा होगा मौजूद जिसमें पर्सन आईडी होगी और पर्सन आईडी लिंक हो रहा होगा कि प्रोडक्ट आईडी के साथ कि उसने किस प्रोडक्ट को जो है वो बाय किया है। इसी तरह से पर्सन का जो लिंक है वो कंपनी के साथ भी बन रहा है कि कंपनी एम्प्लॉयज द पर्सन, के कंपनी के मतलब लोगों को हायर कर सकती है। तो आपके पास पर्सन की इंफॉर्मेशन अलग है, कंपनी के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अलग है। जैसे कंपनी आईडी और उसमें ईएमपी आईडी जो भी एम्प्लॉय की होगी, और उस ईएमपी आईडी की में भी कोई पर्सन आईडी अलग हो, तो पर्सन आईडी लेट्स से उसकी 5 है, एम्प्लॉय आईडी उसकी 2 है, और कंपनी आईडी लेट्स से उसकी 3 है। तो बल्कि 1 भी चले, सेम भी हो सकती है। कंपनी के टेबल में 2 आईडी के साथ कोई कंपनी हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉय के टेबल में 2 का मुख्तलिफ होगा, वो एम्प्लॉय के टेबल में मालूमात हो सकती है मे बी। तो पर्सन आईडी 5 के साथ ये लिंक है, ये बता रहा है कि पर्सन विद आईडी 5 इज वर्किंग इन द कंपनी विद आईडी 2। और अगर उसका नेम शेम आपने गेट करना है तो कंपनी के टेबल से आईडी की बेस पे नेम भी आ सकता है, और पर्सन का नेम गेट करना है तो वो हमें पर्सन के टेबल में से भी मिल सकता है। सो होपफुली आप बात समझ रहे होंगे कि इस तरह से एंटिटीज आपस में रिलेट कर सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ईआरडी डायग्राम्स में ना एंटिटीज और एंटिटी सेट का कंसेप्ट थोड़ा स्लाइट मुख्तलिफ है। हम जो जो बॉक्सेस को एंटिटी सेट कह रहे होते हैं, हम उनको एंटिटीज नहीं कह रहे होंगे। जब हम एंटिटीज को रेफर करते हैं तो हम उनकी जो है ना वो करेक्टराइजेशन यानी उनकी इंस्टेंशिएशन के ऊपर कह रहे होते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट को अगर आप इनिशियलाइज करते हैं तो लेट्स से आमना का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो हमारा जो एंटिटी सेट होगा वो ये स्टूडेंट होगा, और जो एंटिटी होगी वो आमना होगी। so, ये कंसेप्ट का जो है ना वो डिफरेंस है कि एंटिटीज आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द एंटिटी सेट। जैसे ये बताया कि आमना इज द मेंबर ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी सेट, बट आमना इज नॉट एन एंटिटी सेट। ठीक है, सो एंटिटी सेट आर द क्लासेस और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मॉडल। जैसे हमने कहा कि एंटिटी सेट जो है वो क्लासेस का नाम है।
उसमें पर्सन, प्रोडक्ट कुछ भी आ सकता है और इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंटिटी सेट के अंदर सारी पॉसिबल एंटिटीज होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे हमने कहा था कि मल्टीपल फ्लेवर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एक तो शेन नोटेशन है जिसने इसको किया था इंट्रोड्यूस। उसके बाद इसके ऊपर क्रोफुट नोटेशन, क्रोफुट मॉडल्स भी आए। तो मैंने जैसे कहा कि ये मॉडल्स आपस में इनकी लुक से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे शेन मॉडल के अंदर मैंने अगर पर्सन को इस तरह से लिखा है और पर्सन के साथ उसकी एट्रीब्यूट्स, नेम और इस तरह से अटैच कर दिए हैं, तो क्रोफुट मॉडल के अंदर ये हो रहा होगा कि पर्सन इस तरह से एक बॉक्स बन रहा होगा और आप पर्सन का नाम देंगे और यहाँ उसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लिख रहे होंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का फर्क हो सकता है। ठीक है, और यूजुअली ये होता है कि जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जो आपके एंटिटी सेट का नाम है वो आप यहाँ पे आगे जाके मैं एक बुक का नाम आपको बताऊंगी, उस चैप्टर के अंदर भी आप देखेंगे तो ये जो है वो ऑल कैप्स के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। तो नोटेशन आप जो भी रखेंगे या रखना चाहते हैं वो आपको फिक्स रखनी जो है ना वो चाहिए। यानी कि ये ना हो कि आपने एक क्लास के अंदर एक एंटिटी सेट में ऑल कैप्स किया हो और एक में ऑल स्मॉल किया हो। तो you have to be consistent across the diagram. यही सेम एग्जांपल जो मैंने पहले दी थी ये मैंने इधर भी मेंशन कर दी है। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स के ऊपर थोड़ा सा हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स की किस्में कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी मल्टीपल टाइप्स आएंगी। सो एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन के लिए उसका नेम और उसकी जो एज और सारा कुछ वो उसकी एट्रीब्यूट है। लेकिन कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं जो मस्ट रिक्वायर्ड होती हैं और कुछ होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इसके बगैर जो है वो टेबल में एंट्री नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि वो CNIC आप उस बंदे के बगैर आप करना नहीं चाहते। ठीक है, या बल्कि इसको हम यूं देखते हैं कि हो सकता है आपने पूरे पाकिस्तान का जो डाटा रखा हुआ हो, तो अगर आप किसी बच्चे की एंट्री करना चाहते हैं तो एक बच्चे का CNIC नहीं है तो वो आप उसको नल कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबली। लेकिन आप उसका नाम नल नहीं करना चाहते कि उसका नाम तो लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनमें आप नल वैल्यूज रख सकते हैं, और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स वो हैं कि जिनमें आपको लाजमी एक वैल्यू देनी होती है। आप उसकी जगह को खाली नहीं छोड़ सकते। अब इस बात का फैसला किससे होगा? आपकी क्लाइंट से डिस्कशन के बाद होगा। यानी आपको ये पता चले कि जिस जगह आपने अपना प्रोजेक्ट या डिप्लॉय करना है वहां पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये तो हमें पता है कि एम्प्लॉयज का CNIC मस्ट होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो CNIC है वो एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बन जाएगी। लेकिन अगर लेट्स से नादरा के ऑफिस में आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पे जो CNIC है वो फॉर ए चाइल्ड हो सकता है कि ऑप्शनल एट्रीब्यूट के तौर पे भी कंसिडर हो रही हो कि अभी तक उसके बच्चों का शनाख्ती कार्ड नहीं बना किसी के। तो वहां पे वो उस पर्टिकुलर रो में खाली छोड़ के अगले बंदे का लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स आएंगी उनकी कोई डोमेन होगी। जैसे बताया कि GPA का जिक्र किया था कि GPA जो है, GPA हमारा 0 और 4 के अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करेगा कि ये किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए है। हो सकता है किसी और कॉलेज में ये निज़ाम मुख्तलिफ हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर केस स्टडी और प्रॉब्लम। इसी तरह से जो एट्रीब्यूट है उनकी डोमेन आपस में भी शेयर हो सकती है। जैसे हो सकता है कि ऑफिस का एड्रेस और होम एड्रेस, ऑफिस और होम का जो एड्रेस है उसकी डोमेन क्या होगी। आपको पता है डोमेन जो है वो ऑल पॉसिबल एड्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें स्टेट, सिटी, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह आ सकता है। तो अगर हमने ये फर्ज किया कि लाहौर बेस्ड है तो लाहौर के जितने भी पॉसिबल एड्रेसेस हैं तो वो सारे जो है वो डोमेन में शामिल हो जाएंगे। तो ये दोनों, इन दोनों एट्रीब्यूट्स की डोमेन सेम होगी। अच्छा, अब देख लिया हमने कि जो एंटिटी सेट है उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं और उसको हम ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने उसका भी जिक्र कर दिया कि ओवल के अंदर उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन क्रोफुट रोटेशन में हम उसको अपने बड़े रेक्टेंगल के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल आपको दी थी। और यहाँ पे कलर्स और उसका जो है वो आपने इतना ध्यान नहीं देना कि ग्रीन कलर है या जो भी, शेप्स इंपॉर्टेंट है लेकिन कलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए आप जो है वो इसको देख सकते हैं कि एंटिटी सेट जो है वो उस एंटिटी का जो पूरा सेट है और उसके अंदर एंटिटीज मौजूद हैं। यानी कि प्रोडक्ट की जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइस, नेम और कैटेगरी,
उसमें अगर आप देखें तो जो एंटिटी है उसमें नेम उसका एक्सबॉक्स है, कैटेगरी उसकी टोटल मल्टीमीडिया सिस्टम है, प्राइस उसकी $250 है। इसी तरह से एक दूसरी एंट्री है एंटिटी की हमारे पास जिसमें इनकी कोई वैल्यूज पड़ी होंगी नहीं, टेबल की जो टपल्स हैं वो आपकी एंटिटीज बन जाती हैं और जो ऊपर मेन है वो आपका एंटिटी सेट जो है वो बन जाता है। अब की बात कर लेते हैं। सो की तो हमें पता है कि मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हम अपनी ईआर मॉडल में क्या करते हैं कि जो भी कीज होती हैं उनको अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो नेम यहाँ पे की है तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया है। अच्छा, अब जो है वो हमने क्या किया है कि हो सकता है कि नेम और कैटेगरी आपकी दो एट्रीब्यूट्स हों जो कि कॉम्पोजिट, क्योंकि दो टाइप्स हो सकती हैं। हो सकता है आपकी प्राइमरी की एक सिंगल एट्रीब्यूट के साथ बनी हो, एक ऑप्शन है कि कॉम्पोजिट के साथ बनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ फ्लेवर्स एग्जिस्ट करते हैं कि अगर आप की कोई कॉम्पोजिट की है तो आप उसका जो भी बनाना है, जैसे मे बी मैं ये कह दूं रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो एट्रीब्यूट आपकी है वो आपकी की बन जाती है, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। लेकिन रियलिटी में रजिस्ट्रेशन नंबर अकेला तो नहीं है, वो ईयर से मिलके बना होता है। ईयर है, उसके अंदर उसका सेशन भी लिखा हुआ है और फिर आगे जाकर उसका रोल नंबर जो है वो लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली तीन से मिलके बनी है, तो ये कॉम्पोजिट है। तो हम इसको इकट्ठा एक करके भी इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ईआर मॉडल फोर्सेस अस टू डेजिग्नेट अ सिंगल प्राइमरी की द देयर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स की, यानी कि मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन हम उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको एक के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ फिर मैं आपको बताऊं कि इधर भी वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। कुछ जो है वो अगर दो हैं उनको भी अंडरलाइन करने की इजाजत दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब फिर हम आगे आते हैं सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स के ऊपर। सिंपल एट्रीब्यूट्स वो होती हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे एज है, जेंडर है, वो डिवाइड नहीं हो सकती। कॉम्पोजिट जो है वो डिवाइड हो सकती है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि रोल नंबर डिवाइड हो सकता है ईयर के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर और उसके रोल नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है कॉम्पोजिट होगी और सिंपल जो है वो एज उसकी कहलाएगी। इसी तरह से हमारे पास सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। बुक जैसे मैंने आपको रेफर की थी ये जो है डेटाबेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, इसका आप चैप्टर नंबर 7 देख लें लेटेस्ट एडिशन का। ठीक है, किसी एडिशन में ये चैप्टर नंबर 4 होगा, तो आप लेटेस्ट देखें वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जेनिफर उलमन की बुक का चैप्टर नंबर 4 है मेरा ख्याल से, जो कि ईआरटी डायग्राम के ऊपर है, तो आप कोई भी स्टडी कर सकते हैं उनमें से। तो सिंगल जो है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का जिक्र है, तो सिंगल वैल्यूड वो होंगी जिनकी एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे एक बंदे का एक ही सीएनआईसी हो सकता है, उसका एक ही पासपोर्ट हो सकता है। मल्टी वैल्यूड जो है वो ऐसी होंगी जिनकी मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे एक गाड़ी के मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं। एक गाड़ी सिर्फ रेड कलर की नहीं हो सकती, हो सकता है उसका डोर कलर डिफरेंट हो, उसका टॉप कलर डिफरेंट हो। इसी तरह से किसी एम्प्लॉय की कोई डिग्री हो सकती है, किसी ने 2 की होंगी, किसी ने 3 की होंगी। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज किसी एट्रीब्यूट की पॉसिबल है तो वो मल्टी वैल्यूड कहलाती है, और अगर नहीं तो वो सिंगल कहलाती है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया है कि इज सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट इज इक्वल टू सिंपल। सिंपल क्या आती है हमारे पास, आप इसको पॉज करके जो है ना वो इस क्वेश्चन के मुतालिक सोचें। हम इसको रिकॉल करते हैं कि जो सिंपल एट्रीब्यूट्स थी वो थी कि दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ठीक है, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। तो अब जो डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे ये हमारे पास आ गया एज थी, एज डिवाइड नहीं हो सकती, तो क्या एज की एक सिंगुलर वैल्यू होगी? क्या हमेशा ये पॉसिबल है कि ये बराबर होंगे? मतलब सिंगल वैल्यूड सिंपल ही होगी लाजमी? तो ये ऐसा जो होना है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सीएनआईसी है वो आपके केस में
या किसी और के केस में ये वाला पोर्शन किसी और चीज से मिलके बना हुआ हो, सेंटर वाला पोर्शन किसी और चीज से मिलके बना हुआ हो और आखिरी किसी और चीज से मिलके बना हो, तो इट कैन बी अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बट इट कैन टेक अ सिंगल वैल्यू एज वेल। तो ये होना जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगली बात ये आती है कि जब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट आता है ना, तो ये थोड़ा सा जो चली जाती है बात, वो बैड डिजाइन के ऊपर चली जाती है, क्योंकि हमने इसी के ऊपर काफी नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स देखी थी कि सेल के अंदर सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक सेल की मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके लिए आपको मल्टीपल रोज ऐड करनी पड़ेंगी, और अगर आप मल्टीपल रोज ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको रिडंडेंसी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। तो ये खुद ब खुद आपको बैड डिजाइन की तरफ लेके जा रही है। तो अगर आप ईआरडी डायग्राम में अपने मल्टी वैल्यूड को देखते हैं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को मुझे मे बी किसी और रिलेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। मैं इसको इस तरह से यहाँ पे नहीं रख सकता। इसी तरह से हमारे पास और भी क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट की एक होती है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होती हैं, जिसको कंप्यूटेड एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट्स वो हैं जो कि आप एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट से ड्राइव कर सकें। जैसे ड्राइव का मतलब है अखज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने डेटाबेस में अपने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ भी सेव कर दी है, लेट्स से इसकी 1992 08 और ये इस तरह से कुछ है, तो अब क्या आपको उस बंदे से उसकी एज पूछने की जरूरत है? क्या एज जो है वो सेव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है। तो जो आपकी एज है वो इस रिस्पेक्ट से ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बन जाती है, क्योंकि वो डी ओ बी से ड्राइव हो सकती है। सही है। तो अब ये मर्जी है कि क्या किया जाए इस मुतालिक। तो अब आप पहले तो पॉज करके सोचें कि ड्राइव एट्रीब्यूट का फायदा और नुकसान क्या हो सकता है। तो इसका जो फायदा और नुकसान है वो ये है कि पहली बात ये कि आपके पास जल एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू पड़ी हुई है। आपने जब भी क्यूरी करनी है आपको फटाफट पता चल जाएगा कि जी इसकी एज तो ये बनती है। तो लेकिन ये कि अगर आपने इसको यहाँ पे सेव करके नहीं रखा हुआ तो फिर होगा ये कि आपको पहले डेट ऑफ बर्थ गेट करनी पड़ेगी, फिर उसको कन्वर्ट करके जो है ना वो यहाँ पे कन्वर्ट करके फिर आपको एज की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो अब दोनों रिस्पेक्ट से आप देखें कि एक जगह टाइम बच रहा है कि आपको पहले से डायरेक्टली मिल रही है, और जो है वो दूसरी तरफ ये हो रहा है कि आपको उसका स्पेस कंज्यूम हो रही है। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डाल रहे हैं जो कि आपका स्पेस भी इस्तेमाल करिए, सोर्सेज इस्तेमाल करिए, और अगर दूसरे साइड से देखें तो उसकी कैलकुलेशन में भी टाइम लग रहा है अगर आप उसको सेव नहीं करते। तो फिर ये एक थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है और आपने खुद ही फैसला करना है कि अगर तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉल हो रही है इस एट्रीब्यूट एज, बहुत बार बार चाहिए आपको और इसके ऊपर बहुत क्यूरीज आती हैं, तो फिर बेहतर यह है कि आप इसको इस टेबल में एज एन एट्रीब्यूट रख दें, ड्राइव एट्रीब्यूट को। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं है इसका इस्तेमाल, तो कन्वर्ट कभी कभी हो सकता है। मतलब कोई थोड़ी सी क्यूरीज आती हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ से ही डायरेक्टली कन्वर्ट करके रख लें। ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। तो जो शेन मॉडल है इसके अंदर हम इसको जो है वो डॉटेड लाइन से कनेक्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको, अगर आप फिफ्थ एडिशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको एट्रीब्यूट को डॉटेड लाइंस के साथ कनेक्ट करके बता रहा होगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट एडिशन देखते हैं तो आपको ये बताएगा कि जो ड्राइव एट्रीब्यूट्स हैं वो एंटिटी सेट के साथ डॉटेड सर्कल में शो होंगी। ये मैंने डॉटेड, मेरा टूटा हुआ बन गया, तो डॉटेड सर्कल के अंदर आप अपनी ड्राइव एट्रीब्यूट को इस तरह से मेंशन कर रहे होंगे। तो फिफ्थ एडिशन में डॉटेड लाइन है और उसके अंदर सेवेंथ में जो है वो डॉटेड सर्कल है। तो आप जो है वो ये वाला तरीके का जो है वो फॉलो करें, क्योंकि ये मैक्सिमम जो इंटरनेट पे अक्रॉस द बोर्ड जो है वो यही तरीका फॉलो हो रहा होता है कि ड्राइव एट्रीब्यूट जो है वो डॉटेड सर्कल से शो की जाती है। अब क्विकली जरा रिलेशनशिप को देख लेते हैं। पहले देख चुके हैं लेकिन एक बार फिर हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि जो आर है ई आर एंटिटी रिलेशनशिप में वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके रिलेशनशिप को। जैसे हमने मेक्स के ऊपर देखा था कि कंपनी मेक्स प्रोडक्ट, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एंटिटी है स्टूडेंट और ये क्लास की, और हम जो रिलेशन आपका बन रहा होगा कि स्टूडेंट टेक्स अ क्लास, और टेक्स आपका जो है वो रिलेशन होगा। इसी तरह से किसी और एंटिटी का सेम एंटिटी के साथ रिलेशन हो सकता है कि जैसे प्रोफेसर टीचर्स अ क्लास। ठीक है, तो ये क्लास दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, दो डिफरेंट एंटिटीज के साथ एक रिलेशन में आ सकती है। सिमिलरली हमने पर्सन के साथ भी देख लिया था कि बाइज और एम्प्लॉयज का रिलेशन जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है।
अच्छा, अब रिलेशनशिप के ऊपर भी हमारी बातें खत्म नहीं हुई, वो इंशाल्लाह मजीद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो हम स्टडी करेंगे कार्डिनलिटी और कनेक्टिविटी के बारे में, और वीक एंटिटी सेट और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो हल्का सा आइडिया ये है कि हम काउंटिंग की बात करेंगे कि रिलेशनशिप किस तरह से लिंक हो रहा है। जैसे अ प्रोफेसर कैन टीच मैनी क्लासेस, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक प्रोफेसर कई क्लासेस जो है वो पढ़ा सकता है, तो इससे वन टू मैनी का रिलेशन हो गया, वन टू वन का रिलेशन हो गया कि एक प्रोफेसर एक ही क्लास पढ़ा सकता है अगर रूल आ जाता है तो इस तरह से हम जो है वो मैनी टू मैनी, वन टू वन के रिलेशन जो है अ, वो भी रिप्रेजेंट करने हैं हमने अपनी डायग्राम्स में, तो वो भी देखेंगे कैसे करने हैं। इसके अलावा हम ये भी स्टडी करेंगे कि उनके काउंट कैसे मेंशन कर सकते हैं कि कितना काउंट जो है वो किसके साथ रिप्रेजेंट होना है। यानी वन प्रोफेसर कैन टीच वन क्लास, तो वन इज योर काउंट, या वन प्रोफेसर कैन टीच मैक्सिमम ऑफ 4 क्लासेस, तो ये काउंट है। तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे।